बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 8 समातों के बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दावा है कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें रद्द कर दी। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, 13 रुकनी फुल कोर्ट बनता है। आज उस 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलें थीं या मुतफरिक दरख्वास्तें थीं, उन पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। आज की समाअत में क्या हुआ, जज साहबान ने क्या सवालात पूछे, वकला ने क्या दलाइल दिए, फैसल सदीकी साहब क्या कह रहे थे, तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा सलमान अकरम राजा का क्या कहना था, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज की नाज़रीन अदालती कार्रवाई की अगर हम बात करें तो आज जो बात एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि आप देखें कि जब ये केस फाइल हुआ तो सबसे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए, उसके बाद सलमान अकरम राजा के दलाइल हुए। दोनों के दलाइल को काउंटर किया इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने, फिर अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, फिर बात की सियासी जमातों के वकला ने। यानी तमाम जो दलाइल थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, तहरीक इंसाफ के, कि ये मखसूस नशिस्तें हमें क्यों मिलनी चाहिए, ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का क्यों बरकरार नहीं रखा जा सकता। अब उनके दलाइल के बाद तो अटॉर्नी जनरल ने, इलेक्शन कमीशन के वकील ने, सियासी जमातों के वकला ने अपने कानूनी दलाइल जो है वो अदालत के सामने रख दिए थे। अब जवाबुल जवाब में दलाइल आज होने थे फैसल सदीकी साहब के, उन्होंने दिए दलाइल। सलमान अकरम राजा के दलाइल होने थे, उन्होंने दलाइल दिए। लेकिन जो नाज़रीन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज वो जो कानूनी नुक्ते, कानूनी बारीकियां इलेक्शन कमीशन का वकील उठा के गया था, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आइन और कानून की तशरीह अपने तय अदालत के सामने रखी कि बिल्कुल ठीक फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, पेशावर हाई कोर्ट ने, उनके फैसलों को बरकरार रखें और तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तों को रद्द कर दें। आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये दोनों वकला सलमान अकरम राजा और फैसल सदीकी उन दलाइल को काउंटर करके आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, वो अदालत के सामने रखेंगे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज ये दोनों वकला जो हैं, जो हमने नोटिस किया, जो हमने ऑब्जर्व किया, आज कमरा अदालत नंबर 1 में जिसमें 13 जजेस सामने बैठे थे, फैसल सदीकी दलाइल दे रहे थे, उसके बाद सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे थे, लेकिन फैक्चुअल नरेशन के सिवा, यानी इस केस के फैक्ट क्या हैं, कब क्या हुआ, तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट कैसे जीता, कैसे इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर उसने जमा करवाए, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कैसे शामिल हुए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से कैसे रुजू किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला क्यों बरकरार का, सिर्फ यही कुछ बताया गया। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का और तहरीक इंसाफ का अपना दावा था कि ये सीटें SIC को मिलनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं है, इस तमाम मामलात पर आज दलाइल नहीं दिए गए। मुअज़्ज़ज़ बेंच की तरफ से निशानदही की गई कि आप फैक्चुअल बातें कर रहे हैं, आप कानून और आइन की बात नहीं कर रहे, आप आइन के आर्टिकल की, आप कानून के सेक्शन की, आप जो सब सेक्शन होता है किसी की निशानदही नहीं कर रहे, आप सिर्फ जो फैक्चुअल नरेशन है उससे जुड़ गए हैं, उसके बीच में फंस के रह गए हैं। तो एक तो नाज़रीन ये नहीं हुआ, यानी ऐसे दलाइल थे नाज़रीन कि जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दलाइल एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे थे, एक दूसरे के मुतजाद थे, एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखते थे। बेंच जब सवाल उठाता था कि आपके अगर दलाइल मान लें तो तहरीक इंसाफ का केस नहीं बनता, और जब फैसल सदीकी अपने सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे थे, उनसे पूछा गया कि आपके जो दलाइल हैं उनको एक्सेप्ट कर लें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो दोनों वकला ने कहा कि हमें परवाह नहीं। तो अब आ जाते हैं नाज़रीन, ये तो मैंने आपको खुलासा आपके सामने रख दिया है, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, फैसला मुनासिब वक्त पे सुनाया जाएगा। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में हुआ क्या है, जो मैंने खुलासा आपके सामने रखा, अब उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि मैं 15 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा
کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی آرٹیکل 218 کے تحت صاف شفاف انتخابات کرانا، لیکن الیکشن کمیشن اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا اور جو فیصلے کیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ منصفانہ نہیں تھے۔ اور فیصل صدیقی نے کہا کہ اس حوالے سے میں کچھ مثالیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مثال ناظرین جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے پیش کی، انہوں نے کہا کہ 2019 میں جب فاٹا کا زمام ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں یا خیبر پختونخوا میں، تو بیپ پارٹی جس نے کے پی کے سے الیکشن نہیں لڑا تھا، 3 آزاد ارکان جو ہیں وہ شامل ہو گئے بیپ پارٹی میں۔ اس باپ پارٹی میں شامل ہونے پہ فہرست نہیں دی گئی تھی باپ پارٹی کی طرف سے الیکشن کمیشن کو، لیکن لسٹ نہ دینے کے باوجود بھی ایک مخصوص نشست جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بیپ پارٹی کو دے دی۔ تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، ہمارا بھی اسی نیچر کا اسی نوعیت کا کیس ہے، تو ہمیں مخصوص نشستیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ ہماری سیاسی جماعت میں سنی اتحاد کونسل میں آزاد ارکان شامل ہوئے ہیں، اگر 2019 میں ایسا ہو سکتا ہے تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ساتھ فیصل صدیقی نے کہا، سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے، کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ منصفانہ نہیں ہے، انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ اس پہ ناظرین جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے پوچھا کہ جب 2018-19 میں وہ بیپ پارٹی کا فیصلہ کیا، اس کو مخصوص نشستیں دینے کا الیکشن کمیشن کا، کیا وہ فیصلہ قانون کے مطابق تھا؟ اس پہ فیصل صدیقی نے کہا کہ الیکشن کمیشن پھر آ کے کہہ دیتا کہ وہ فیصلہ آئین القانون کے مطابق نہیں تھا، ایسا تو نہیں کہا گیا۔ تو پھر جیسے عرفان صادق خان صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ فیصل صدیقی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس سال کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا بیپ پارٹی نے باقی انتخابات میں حصہ لیا تھا؟ کیا باقی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات میں باپ پارٹی نے کوئی سیٹ جیتی تھی؟ اس پہ فیصل صدیقی نے کہا کہ بالکل، باقی بلوچستان میں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن انہوں نے لڑے تھے اور وہاں سے وہ جیتے بھی تھے۔ تو پھر عرفان صادق خان صاحب نے کہا تو آپ کی یہ جو دلیل ہے یہ مختلف ہے، آپ کی پوزیشن مختلف ہے بیپ پارٹی سے۔ باپ پارٹی نے الیکشن لڑا تھا، لیکن یہاں پہ سرے سے سنی اتحاد کونسل نے کسی صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ کا بھی اور قومی اسمبلی کی کسی سیٹ کا الیکشن نہیں لڑا۔ تو آپ کا کیس جو بیپ پارٹی کا کیس ہے اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ پھر چیف جسٹس قاضی فیصل نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی مثال دے رہے ہیں، کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ پہ بائنڈنگ ہے جو الیکشن کمیشن نے تشریح کی تھی؟ کیا ہم اس فیصلے کو لے کے چلیں گے؟ قاضی فیصل نے کہا کہ دراصل آپ یہ بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو 2019 میں بیپ پارٹی کو 3 آزاد سیٹوں پر ایک مخصوص نشست دی گئی اس کا ہم سوموٹو لیں؟ 2018 کا الیکشن کیسے ہوا تھا، کیا آپ اس کو کھلوانا چاہتے ہیں؟ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ ثانوی باتوں میں نہ جائیں، آپ اپنے کیس تک محدود رہیں۔ اور پھر ناظرین آگے چل کے فیصل صدیقی صاحب نے پھر ایک نیا نقطہ چھیڑا۔ فیصل صدیقی صاحب نے دوسرا نقطہ یہ چھوڑا کہ یہ جو یہاں پہ بات کی گئی کہ سنی اتحاد کونسل کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ نان مسلم اس میں شامل نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا مخصوص نشستیں تو ان کو دی نہیں جا سکتی۔ تو اس پہ فیصل صدیقی نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام فے کا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے، ان میں بھی نان مسلم نہیں شامل ہو سکتے، ان کو بھی نان مسلم کی مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ لیکن الیکشن کمیشن نے یہاں پر جو سیٹیں ہمیں ملنی تھیں وہ دیگر کو دے دیں اور نان مسلم کی سیٹ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو دے دی۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے اوپر اعتراض ہے لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو آپ جو ہے وہ غیر مسلم کی سیٹ دے رہے ہیں۔ اس پہ ناظرین پھر نعیم اختر افغان صاحب نے کہا، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے، کہ یہ جو آپ جمعیت علماء اسلام کے فے کے کانسٹیٹیوشن کی بات کریں اس کی وضاحت جو ان کے وکیل تھے کامران مرتضیٰ وہ کر گئے تھے کہ وہ کچھ غلطی ہوئی تھی ٹائپنگ کی جس کی وجہ سے وہ ایک غلط فہمی پیدا ہوئی اور وہ وضاحت کر گئے ہیں۔ جس پہ فیصل صدیقی نے کہا کہ جو وضاحت دی گئی نان مسلم کی سیٹ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے وہ ہوا میں ایکسپلینیشن ہے، جب صحیح وضاحت آئے گی اس پر میں اپنا پھر الگ سے وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد ناظرین آگے چل کے فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار پیش کروں گا کہ جو مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دی گئیں وہ کس طریقے سے دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ 115 کا ایوان ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا، 18 سیٹیں تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کی مخالف سیاسی جماعتوں نے جیتی ہیں، 30 مخصوص نشستیں ہیں، 26 خواتین کی ہیں، 4 نان مسلم کی ہیں، وہ 30 کی 30 مخصوص نشستیں 18 ارکان میں تقسیم کر دی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کی خیبر پختونخوا میں 2 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی، ان کو 5 سیٹیں دے دی گئیں، اور
ये नेशनल असम्बली की KPK की 2 सीटें जीती हैं। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा से उनको मखसूस नशिस्तें 5 दे दी गई। पीपल्स पार्टी ने 1 जीती है खैबर पख्तूनख्वा से, उनको भी मखसूस नशिस्तें दे दी गई। और मौलाना की जमात ने KPK नेशनल असम्बली की 2 जीती हैं, उनमें भी मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी गई। और जो सूबाई असम्बली की तमाम मखसूस नशिस्तें थी वो इन तमाम जमातों में अलग से तकसीम कर दी गई। तो ये कोई मुनसफाना तकसीम तो नहीं है। काजी फैसल ने फिर उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है, जो टेक्स्ट है आर्टिकल 51 का, और जो कानून के मुतल्लिक़ सेक्शंस हैं, आप क्या चाहते हैं कि उसकी क्या इंटरप्रिटेशन करें? जो लिखा गया है उसी को पढ़ा जाए या किस किस्म की तशरीह होनी चाहिए? तो इस पे नाज़रीन फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं कोई नई तशरीह तो नहीं चाहता, टैक्स को भी अदालत ने देखना है, लेकिन कोई ऐसी तशरीह हो जो रीजनेबल हो, जो पर्पजेबल हो। यानी पूरे मुकदमे में नाज़रीन जो हमने 8 समातें इस केस की हुई हैं, तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से अब तक अदालत के सामने ये दलील रखी गई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ टेक्स्ट पे ना जाएं, कि जो उसको पढ़ा जाए उसमें क्या लिखा गया है सिर्फ उस पर इन्हिसार ना करें, कानून में जो लिखा गया है उसको उस तरीके से पढ़ने के बाद उस पर इन्हिसार ना करें, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ अदालत से ये कह रही है कि आप कोई प्रोग्रेसिव नोयत की, कोई क्रिएटिव नोयत की, कोई क्यूरेटिव नोयत की, कोई रीजनेबल, कोई अपनी एक और उन्होंने बताई रीजनेबल के साथ साथ, यानी इस तरह की आपका कि आप कोई इंटरप्रिटेशन करके ये सीटें आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें। अब बाहर आके तो तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि हमें ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, हमें उम्मीद लगानी भी चाहिए कि मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी, लेकिन कमरा अदालत में जो बात होती है वो बाहर आके नहीं बताई जाती कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप आइन की जो लिखा गया टेक्स्ट है उससे हट के कोई इंटरप्रिटेशन कर दें, यानी आर्टिकल 63 वाली इंटरप्रिटेशन मांगी जा रही है, लेकिन उसके लिए री राइट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कुछ दीगर अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 3 लफ्ज मैंने आपको बताए हैं, चौथा भी मैं आपको बता देता हूँ। चौथा नाज़रीन जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ये है पर्पजेबल, रीजनेबल, क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव, क्यूरेटिव भी इस्तेमाल की गई। तो अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के तहत कितना मुकदमा बनता है, थोड़ा सा माजी में आपको लेके जाऊंगा। मैं अपने वीलॉग में तो वो बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर करूँगा कि जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था तो जहाँ पे मखसूस नशिस्तें पेशावर हाई कोर्ट ने देने से इनकार किया था, तो पूरी तहरीक इंसाफ एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ ने एक दूसरे पे मलबा डालना शुरू कर दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का फैसला गलत था, हमें तो जमात इस्लामी में जाना चाहिए था, हमने तो तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ बातचीत तय कर ली थी, हमें तो MWM में जाने का ऑप्शन भी मौजूद था, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों गए? ये हमारे गलत फैसलों का नतीजा है। ये तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा कहते थे। आज सुप्रीम कोर्ट में केस में फैसला रिजर्व हो गया है, फैसला तो मुनासिब वक्त पे सुनाया जाएगा, लेकिन साथ में आपने तमाम चीज़ों को सुनते हुए, देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए ये खुद माजी में क्या कह रहे थे वो भी आप अपने जहन में रखना है, क्योंकि हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, हम भूल जाते हैं कि खुद तहरीक इंसाफ और PTI का अपना नैरेटिव क्या रहा है, एक दूसरे पे कैसे मलबा डाला गया कि हमने कितनी गलतियां की हैं मखसूस नशिस्तों के असूल के हवाले से। वापस नाज़रीन आते हैं अदालती कार्रवाई पे। हसन नज़र साहब ने पूछा फैसल सिद्दीकी से कि कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में कहाँ लिखा है कि मखसूस नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलना थी तो कैसे दूसरी सियासी जमातों को दी जाएंगी। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि दरअसल जो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम हुई है वो वायलेशन की गई है। इस पर नाज़िम मंदोखेल साहब ने फिर ये सवाल पूछा और उसका जवाब कोई नहीं आया। मंदोखेल साहब ने यह सवाल पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तों की तकसीम का कोई एक साकिन फार्मूला है, कोई स्टैग्नेंट फार्मूला है कि उसी फार्मूले के तहत जो है वो मखसूस नशिस्तों की तकसीम होगी? कोई फार्मूला है तो बता दें। तो उस पर नाज़िम कोई जवाब बना नहीं फैसल सिद्दीकी साहब से। काजी फैसल साहब ने उनसे कहा कि अगर आपके दलाइल एक्सेप्ट कर लें तो फिर ये सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। आपके जो दलाइल हैं वो तो आपके अपने केस के साथ जो है वो मुताबिकत नहीं रखते। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, हमारा मुकदमा यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। फिर अत्तर मिनल्ला साहब आए। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि लोगों ने एक जमात को मुंतखब किया। अब अत्तर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स सुने। बार बार नाज़रीन अत्तर मिनल्ला साहब की तरफ से उन्हीं रिमार्क्स को बड़ा अहम इशू उस पर जो है बात की जा रही है। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कमीशन नेक नीति के साथ
साफ शफाफ इंतखाबात कराने में जो है वो नाकाम हुआ। मेजर पॉलिटिकल पार्टी को जो कि असल स्टेक होल्डर थे उसको इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। ये सियासी जमात नहीं, लोगों के बुनियादी हकूक़ का मामला है। आर्टिकल 51 के तहत ये सीटें सियासी जमात का हक है। और फिर यहाँ पे अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि 2018 के इलेक्शन पे सवालात उठाए गए, तो 2024 में भी तो वही रिपीट हुआ। क्या हम अपनी आंखें बंद कर लें? अब नाज़रीन, जो बातें ये इलेक्शन 2024 के हवाले से बातें की जाती हैं या जो सवालात उठाए जाते हैं या जो अतर मिनल्ला साहब बात कर रहे हैं, कोई केस भी, जितने भी केसेस का, जितने भी मामलात का कानूनी गलतियों का निशानदही करती है इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक केस में भी इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को, चाहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, तहरीक इंसाफ हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर रखा। लेकिन अदालत में बात होती है, क्योंकि उससे वो कहते हैं ना, उठान बड़ी मिलती है, उससे बले बली बड़ी होती है। फिर नाज़रीन, फैसल सदीकी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम आज़ाद अरकान हैं। हम आज़ाद नहीं हैं, हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं। जिस पे मंदू खेल साहब ने कहा कि जब आप, आज तो आप आज़ाद नहीं है, लेकिन जब मखसूस नशिस्तों की तकसीम हो रही थी तब आप आज़ाद थे। फिर नाज़रीन, आगे चल के एक और बड़ी अहम बात हुई। फैसल सदीकी साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए था या मना करना चाहिए था तो हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते। मंदू खेल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी भी उम्मीदवार आज़ाद रुकन को कैसे किसी सियासी जमात में शामिल होने से रोक सकता है, उसकी ऐसी क्या जिम्मेदारी है। फिर इरफान सादत खान साहब ने एक और यहाँ पे एक ज़बरदस्त बात की। इरफान सादत खान साहब ने कहा कि फैसल सदीकी साहब, आपने तो इलेक्शन नहीं लड़ा कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, आपको तो ये 90-95 सीटें मुफ्त में मिल गई हैं, लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया है, आपने इलेक्शन नहीं लड़ा। और जिन चीज़ों का आप हवाला दे रहे हैं वो आपके गुजारिशात नहीं, वो फैक्ट्स हैं जो आप यहाँ पे बयान कर रहे हैं अदालत के सामने, आप गुजारिशात नहीं कर रहे। जिस पर मोहम्मद अली मदद साहब ने फिर आगे इसी बात को आगे बढ़ाया कि आपको ये कहना चाहिए, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को ये कहना चाहिए कि जो बोनस मिला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, 90-95 लोग उनकी जमात में शामिल हो गए, उस बोनस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। फिर नाज़िम मंदू खेल साहब ने उनसे सवाल पूछा फैसल सदीकी साहब से कि आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उस फैसले को ठीक कर सकते हैं? इस पे मंदू खेल साहब मुस्कुराए भी। इसके बाद नाज़रीन, आगे चल के फैसल सदीकी साहब ने कहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने किसका डिक्लेरेशन जमा कराया, लेकिन जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन सिंबल जारी करता। इस पे जज साहब ने फिर उनसे कहा, भी आप क्या बात कर रहे हैं, डिक्लेरेशन देना तो साहबजादा हामिद रजा साहब की जिम्मेदारी थी, वो अपनी जमात के चेयरमैन थे, उनको चाहिए था अपनी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ते, अपनी पार्टी का डिक्लेरेशन देते, अपनी पार्टी का टिकट देते, उन्होंने नहीं किया। आप ये कहने के इलेक्शन कमीशन सब कुछ उनकी तरफ से करता, इलेक्शन कमीशन क्यों करता जी? फिर नाज़रीन, आगे चल के जब इनके दलाइल का इख्तिताम हो रहा था फैसल सदीकी साहब के, तो काजी फैसल साहब ने उनको ये कहा कि आप पूरे दलाइल में 15 मिनट का आपका वक्त था, 45 मिनट हो गए हैं, आप सिर्फ फैक्ट पे अड़े रहे, आपने फैक्ट के अलावा कोई बात नहीं की। तो फिर फैसल सदीकी साहब ने मिर्ज़ा गालिब का एक शेर पढ़ना चाहा, तो काजी साहब ने उनको शेर पढ़ने से भी रोक दिया कि शेर व शायरी को छोड़ें, अगर कोई बात करनी है तो आइन और कानून की कर लें। तो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि नहीं जी, मैंने अपने दलाइल जो है वो ख़त्म कर लिए हैं। इसके बाद आज सलमान अकमरारे साहब के दलाइल का आगाज़ हुआ। सलमान अकमरारे साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे लोगों को आज़ाद डिक्लेयर किया, आज़ाद के तौर पे ट्रीट किया। मंदू खेल साहब ने कहा कि कोई ऐसा ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का दिखा दें जिसमें तमाम पीटीआई के वो कैंडिडेट जो आज़ाद लड़ रहे थे उनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया हो। तो इस पर सलमान अकमरारे साहब ने कहा कि मैं दरख्वास्त लेके गया था, मेरी दरख्वास्त के ऊपर, यानी इंडिविजुअल की दरख्वास्त के ऊपर सलमान अकमरारे साहब ने कहा कि एक जनरल ऑर्डर जो है इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। फिर नाज़रीन, अतर मिनल्ला साहब ने बात की कि यहाँ पे कमरा अदालत में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने बात की थी कि जो रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन ने वो पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे सलमान अकमरारे साहब, आपको पता है कि कमल शोज़म के वकील हैं, वो तहरीक इंसाफ का मुकदमा पेश करने लगे। उस पर याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि उनसे पूछा कि आप किसके वकील हैं, तो सलमान अकमरारे ने कहा कि मैं तो कमल शोज़म का वकील हूँ। तो याह्या अफरीदी साहब ने कहा, फिर हमारे सामने एक लिमिटेड केस है, आप अपने दलाइल उसी केस तक महदूद रखें। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने यहाँ पे उनको कहा सलमान अकमरारे से कि आपने तहरीक इंसाफ की तरफ से भी पार्टी बनने की दरख्वास्त दे रखी है जो कि अलाउ हो चुकी है, आप बताएं
आप क्या कहना चाहते हैं। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने उनसे ये सवाल भी पूछे कि कितने पीटीआई के ऐसे अरकान थे, अब नाज़रीन नोट कीजिएगा, कितने पीटीआई के अरकान थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ सर्टिफिकेट दिया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, कितने उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ ने सर्टिफिकेट जारी किया था। तो सलमान अकमल राजा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ के बता सकता हूँ। तो बैरिस्टर गौर साहब रोस्टम पे आए। अब बैरिस्टर गौर साहब ने अदालत को यह बताया कि हमने 265 टिकट जारी किए थे कौमी और सूबाई असम्बलियों के। मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि ये बात हम कहाँ पे वेरीफाई करें, तो उस पर जवाब ये मिला सलमान अकमल राजा की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पर रिकॉर्ड मौजूद है। अब नाज़रीन इस पर बंदा क्या कहे। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अदालत के रिकॉर्ड पे बताएं कि अदालत के रिकॉर्ड पे आप ये चीज़ लेके आए हैं। तो नाज़रीन कुछ नहीं था अदालत के रिकॉर्ड पे, कुछ भी अदालत के रिकॉर्ड पे नहीं था। फिर नाज़रीन आगे चल के मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि सलमान अकमल राजा साहब आपने तो अपना जो डिक्लेरेशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का दिया था। और फिर आगे चल के सलमान अकमल राजा ने कहा कि मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड पूरा नहीं दिया गया, मेरा टिकट भी इलेक्शन कमीशन ने साथ लगा के यहाँ पे रिकॉर्ड के साथ पेश नहीं किया। मैंने तो कहा था कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो उम्मीदवार डिक्लेयर करें, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसको कंसिडर नहीं किया। इस पे चीफ जस्टिस कादी फैसल ने उनसे कहा कि आप नुक्ता क्या बनाना चाहते हैं, आपका मुद्दा क्या है। जिस पे सलमान अकमल राजा ने कहा कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड यहाँ पे पेश किया गया वो नाकाबिले एतबार है। तो कादी फैसल साहब ने कहा कि ओपन कोर्ट है, ओपन कोर्ट में हियरिंग हो रही है, तो आप अपना रिकॉर्ड ले आते, आप अपना रिकॉर्ड भी तो नहीं लेके आए। फिर जैसे शाहिद वही साहब ने कहा कि आम तौर पे हमने ये देखा है कि जो आईनी इदारे हैं वो आके अदालत में नेक नियति के साथ जो है वो आते हैं, असिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ये मुकदमा जीतने के लिए आया है। इलेक्शन कमीशन आम साइल की तरह इस केस में बिहेव कर रहा है और केस जीतना चाहता है। फिर नाज़रीन आगे चल के मंदोकेल साहब ने एक बड़ा पर्टिकुलर रेलिवेंट सवाल पूछा सलमान अकमल राजा साहब से। उनसे ये पूछा, आपके लोग जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए थे, आप ये बताएं कि क्या आपका वहां पे जाना गलत था, क्या आपको तहरीक इंसाफ में नहीं होना चाहिए, ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए। तो इस पे सलमान अकमल राजा ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। जिस पे जमाल खान मंदोखेल साहब ने फिर कहा सलमान अकमल राजा साहब कि आप एक बार सोच लें, अगर ये जो 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठा इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, लेकिन आप तो लेने से ही इनकार कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए। तो सलमान अकमल राजा ने कहा कि मैं तो अपने केस तक महदूद रहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन तक खुद को महदूद रखूंगा। फिर नाज़रीन आगे चल के अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बुनियादी हक जो है वो वोटर्स का है, इलेक्शन कमीशन ने संगीन गलतियां की हैं, एक सियासी जमात को प्रोसेस से निकाल दिया, वही बात दोबारा दोहराई। और फिर इरफान सादिक खान साहब ने कहा सलमान अकमल राजा साहब कि आपका जो नुक्ता है उसको एक्सेप्ट कर लें, जो काजी फैसल साहब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा तो खत्म हो जाएगा। आप तो उनके अगेंस्ट दलाइल दे रहे हैं। इस पे भी नाज़रीन सलमान अकमल साहब का जवाब क्या था, नेगेटिव, कि मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई परवाह नहीं, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा खत्म होता है तो हो जाए। फिर इसके बाद नाज़रीन सलमान राजा साहब के दलाइल भी मुकम्मल हो गए, अदालत ने केस को कंक्लूड कर लिया, फैसला महफूज कर लिया। और फिर अदालत की तरफ से कहा गया कि अब हम आपस में सोच विचार करके, हमने अभी तक इस केस के हवाले से आपस में कोई बात नहीं की है, अब मुशावरत करेंगे और खोज करेंगे और फिर मुनासिब वक्त पे जब ये फैसला सुनाना है उसकी तारीख पहले बता दी जाएगी। तो ये नाज़रीन आज सारी सुप्रीम कोर्ट में अहम अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी डिटेल और व्लॉग पसंद आया होगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।